ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शाम के 5 बजने को है वक्त महादंगल का। आज एक बार फिर राजनीति के मैदान में वोट चोरी को लेकर बड़ा संग्राम नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने रामलीला मैदान में आज वोट चोर गद्दी छोड़ इसी नारे को फिर से बुलंद किया है। रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मंच पर जुटे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं ने जोरदार हुंकार भरी है। कांग्रेस के मंच से यह आरोप लगाया गया कि बीजेपी वोट चोरी के जरिए ही सरकार बनाती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। बिहार में चुनाव से पहले 10,000 रुपए बांटकर वोट चोरी की प्रियंका गांधी ने कहा है। अगर बैलेट से चुनाव हो तो बीजेपी की कभी सरकार ही नहीं बन पाएगी। ये तमाम दावे जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। अब कांग्रेस हमला कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जब संसद में इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है, फिर अब रैली की कांग्रेस को क्यों जरूरत है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैला रहे हैं। संसद में वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए हर सवाल का जवाब दिया गया है। बीजेपी ने केरल में निकाय चुनाव में कांग्रेस की मौजूदा जीत का उदाहरण देते हुए कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तो कोई वोट चोरी नहीं होती है। इस बीच कांग्रेस की रैली शुरू होने से पहले एक वीडियो को लेकर भी आज खूब विवाद हुआ है। वीडियो में कांग्रेस की रैली में कुछ नेता आए, कार्यकर्ता आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक नारेबाजी करते हुए वो दिखाई दिए। अब बीजेपी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितनी गाली देंगे उनकी उतनी ही आगे हार होगी। बिहार में चुनाव से पहले भी वोट चोरी का मुद्दा खूब उछला। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी की, लेकिन चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की बुरी तरीके से हार हुई। बड़े बहुमत के साथ एनडीए की बिहार में सरकार बनी और नीतीश कुमार आप जानते हैं फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल गांधी के आरोपों पर जनता को भरोसा क्यों नहीं है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो जनता को क्यों नहीं समझा पा रही। क्या सिर्फ चुनाव आयोग पर चोट करने से कांग्रेस को वोट मिल जाएंगे? क्या वाकई वोट चोरी हो रही है या सिर्फ कांग्रेस वोट चोरी के नाम पर सीनाजोरी कर रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं ज़बानी वार पलटवार। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। कि ये जो एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल किस प्रकार से घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सके, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये गद्दार लोग हैं, जिन गद्दारों को आपको हटाना होगा। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ये चोरी से जीतते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। कांग्रेस पार्टी अब एक राजनीतिक दल से अधिक अराजकता का मंच बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मृत्यु की कामना कर रही है और कांग्रेस पार्टी का वोट चोरी का नारा सिर्फ बहाना है। असली मकसद कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर अस्थिरता पैदा करना है। कौन आता है, कब आता है? जब रैली में जो हमारे नेता मंच से कहते हैं और जो हम लोग वहां खड़े होकर जिस बात का समर्थन करते हैं उसको देखा। मैं आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, रतन शारदा आरएसएस के जानकार हमारे साथ हैं, बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हमारे साथ है। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता रोहन गुप्ता और जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता नवल शर्मा भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शुरुआत प्रियंका जी से करूंगी और प्रियंका जी से जरा ये समझते हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर जो ऐतराज कांग्रेस की तरफ से जताया जा रहा है, कांग्रेस की सरकारों के समय भी ये होता रहा है, फिर अब
एसआईआर के नाम पर ये वोट चोरी वाला राग क्यों? प्रियंका। देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ ऐसी कभी वोट चोरी का केस निकलकर सामने नहीं आया, और अगर आया है तो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुद्दा गिनाने में सफल क्यों नहीं हुई। जिस तरीके से आज पूरी जनादेश को बचाने की जो रैली आप देख रही हैं, जिसमें एक जन सैलाब उमड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह कोई हमने बसें भेज कर नहीं बुलाया है। ये सारी जनता अपने आप यहाँ पर आई है, और इस जन सैलाब का पूरा एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से उनका हक जो संविधान ने उन्हें दिया है वोट देने का अधिकार, वो जिस तरीके से चोरी किया जा रहा है, आज ये उसके खिलाफ पूरी एकजुट हुई है। हकीकत ये है कि जिस तरह चाहे वो हरियाणा हो, जरा सा आपको रोक रही हूँ, मैं आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ प्रियंका जी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार सरकार के मंत्री हैं नितिन नबीन, और नितिन नबीन को लेकर जानकारी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी में नए अध्यक्ष का चुनाव अभी होना है, और उससे पहले नितिन नबीन, जिन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार है, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। फिलहाल एक तरीके से वो एक्सटेंशन में चल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी नितिन नबीन की अगर बात की जाए तो वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो पथ निर्माण मंत्री हैं, और लगातार जो उनकी सीट है वहां से वो जीत दर्ज करते आए हैं। और बांकीपुर वो सीट जहां से लगातार जीतते आए हैं नितिन नबीन। पिता नितिन नबीन के वो भी पुराने बीजेपी के नेता रहे, और पिता की निधन के बाद नितिन नबीन ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, फिलहाल नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आगे समझेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नितिन नबीन का ही वो चेहरा है जो उभर कर सामने आ रहा है। हालांकि जिस तरीके के नाम पिछले कुछ वक्त से नए अध्यक्ष को लेकर चल रहे थे, उसमें नितिन नबीन का नाम नहीं था। ऐसे में बिहार से आने वाले नितिन नबीन, फिलहाल बड़ी खबर ये, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बनाया गया है। तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को बना दिया गया है, ये बड़ी खबर है। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, इनके पिता भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, इनके पिता भी बीजेपी में बड़े पदों पर रहे, और साथ ही जो नीतीश कुमार की सरकार है उसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते रहे। और पिता के बाद पिता की विरासत नितिन नबीन ने आगे बढ़ाई, बांकीपुर से लगातार जीतते रहे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन इस वक्त मौजूद हैं, और जरा पवन से ही जानते हैं क्या मायने नितिन नबीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, इसका मतलब क्या है पवन? देखिए, बहुत बड़ा फैसला अभी बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने लिया है। नितिन नबीन जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, दूसरी बार के मंत्री हैं, सिर्फ पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको अगर दूसरे लिहाज से समझें तो हो सकता है संभवतः बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक नितिन नबीन जो है वो आगे के जो कार्रवाई है उसको संभालते रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से लिया गया है। मतलब बीजेपी बड़े बदलाव की ओर ये कहा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, उसका लंबे वक्त से पार्टी को इंतजार है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जब तक कोई सहमति नहीं बन जाती है, फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन महत्वपूर्ण भूमिका में, और केंद्रीय संगठन का अब रुख करेंगे बिहार सरकार से। पवन आपको जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार संघ और बीजेपी के बीच में लगातार जाहिर तौर पर लगातार जिस तरह से संघ और बीजेपी के बीच में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लगातार एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, तो इसके बीच में पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि ये जब तक सहमति नहीं बन पाती तब तक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। आपको याद होगा कि पिछले जब जेपी नड्डा जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो जब जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद में उस समय के अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, और उसके बाद में जब वो गृह मंत्री बने तो उसके बाद में फिर जेपी नड्डा को ही अध्यक्ष की पद सौंप दिया गया जनवरी 2020 में। तो
तो ऐसे में जब तक अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ऐसे में बीजेपी के जो अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने एक बड़ा फैसला लिया है। तब तक नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंप दी है, नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी दे दी है कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद निभाएंगे। नितिन नवीन का नाम सामने आना, और जरा नितिन नवीन के बारे में अगर बात की जाए पवन, तो फिर नितिन नवीन वो सवर्ण है, वो कायस्थ जाति से आते हैं। नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो राजनीतिक लिहाज से नितिन नवीन की जो गिनती है वो युवा नेताओं में की जाएगी, तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का माना जाएगा। पवन, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से अगर नितिन नवीन की अगर जाति देखें तो वो कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी संख्या में कायस्थ समाज के लोग हैं। दूसरी बात ये युवा हैं, क्योंकि युवा लगातार बीजेपी का, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या संघ, दोनों हमेशा से ये चाहते हैं कि एक युवा चेहरे के हाथ में बीजेपी की कमान हो, लगातार युवाओं को आकर्षित करे। क्योंकि अगर एक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो कमान है, आप देख सकते हैं लगातार राहुल गांधी नेतृत्व करते हैं। भले ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, लेकिन नेतृत्व करते हुए, हमेशा लीड करते हुए राहुल गांधी आपको दिखाई देते हैं। तो युवा के सामने एक दूसरा युवा रखने की प्राथमिकता भी बीजेपी ने रखी है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो हमेशा से नितिन नवीन को जो है बिहार का जो अपना संगठनित अनुभव है वो अच्छा खासा है। लगातार पहले बिहार के संगठन में कई सारे दायित्वों पर रहे हैं। तो ऐसे में अब उनको बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो दी है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके, यानी कि जब तक अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता तब तक नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज संभालेंगे। और लगातार जो आगामी चुनाव हैं, चाहे वो बात करें बंगाल की, चाहे वो बात करें तमिलनाडु की, चाहे वो आसाम की बात करें, अगर तब तक अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहेंगे। आप रहिए मेरे साथ, सीधे शशांक का रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, नितिन नवीन के बारे में हम सब जानते हैं किस तरीके से पिता वो बीजेपी से ताल्लुक रखते रहे, वो बड़े नेता बिहार के बीजेपी के उसमें गिने जाते रहे। और उसके बाद खुद अगर नितिन नवीन की बात की जाए तो बांकीपुर सीट जब से बनी है तब से नितिन नवीन इस सीट पर लगातार जीत रहे हैं। इस बार उन्होंने बांकीपुर सीट से जीत का चौका लगाया। लगातार नीतीश मंत्रिमंडल में नितिन नवीन को जगह दी जाती रही। इस बार भी नितिन नवीन नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कायस्थ समाज से आते हैं, युवा नेता हैं। और कुल मिलाकर ये तमाम बातें किस तरीके से एडवांटेज नितिन नवीन बनी कि अब राष्ट्रीय संगठन की तरफ नितिन नवीन का ये कूच होता हुआ दिख रहा है क्या शशांक? तो देखिए युवा नेता हैं, कायस्थ समाज से है, सवर्ण है, बीजेपी ने फिर से जो है यहाँ पर चौंकाया है। इस बार 5वीं बार जो है वो विधायक बने हैं बांकीपुर विधानसभा सीट पटना जिले में ये सीट आता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और आपको बता दें इनके पिता जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे नवीन किशोर सिन्हा। उनके निधन के बाद 2006 में उपचुनाव हुआ था विधानसभा के। नितिन नवीन पहली बार 2006 में विधानसभा का उपचुनाव लड़े जीते, उसके बाद 2010, 15, 20 और 25 में भी जीता। आपको बता दें पहली बार 9 फरवरी 2023 को नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें पथ निर्माण मंत्री थे वो बनाया गया। इस बार 2 बड़े विभाग भी जो है उनके पास हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और बिहार में इस खबर को लेकर किस तरीके की हलचल है और वहां पर नितिन नवीन क्या अपने आवास पर ही आज मौजूद हैं, इसको लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं वो दर्शकों के साथ आगे शशांक आप साझा कीजिएगा। तब तक एक बार फिर जरा पवन का रुख करते हैं। पवन, ये बताइए कि ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अभी जो नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगी है, क्या लगता है अब जब तक नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक ये जिम्मेदारी नितिन नवीन के पास ही रहेगी? और क्या नितिन नवीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं क्या? क्योंकि यही होते हुए हमने अमित शाह और जेपी नड्डा के समय पर भी देखा था। पवन, देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से पिछले बहुत लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद
कहें कि उसके ऊपर नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। अगर बात करें तो बीजेपी का जो संगठन पर्व था वो भी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में यानी 2024 में शुरू हुआ था और अब 2025 खत्म होने वाला है। एक साल से ज्यादा का कार्यकाल हो गया, ज्यादा का समय हो गया बीजेपी के संगठन पर्व को घोषित हुए। ऐसे में अब तक जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में जब तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी को नहीं मिल जाता तब तक नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। अब अगर आप बात करें, क्योंकि जब अमित शाह जब अध्यक्ष थे पार्टी के और 2019 के चुनाव के समय पे वही जब 2019 के चुनाव के समय पे बीजेपी अध्यक्ष जो वर्तमान में है जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में जब अमित शाह 2019 के चुनाव के बाद में सरकार बनी और जब गृह मंत्री बने तो उनके बाद में जब 2020 में जब संगठन के चुनाव हुए तो जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष से जेपी नड्डा को वहीं से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसे में हालांकि अभी कहना बहुत जल्दी है कि क्या नितिन नवीन को भी ये जिम्मेदारी आगे मिल सकती है, ये बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ये कई सारे कयासों को जन्म तो देगी ये बात, क्योंकि जो पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया था उसके बाद में उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और अब नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में कई सारी चीजें जो है अब सामने आ रही हैं। एक बात तो ये तय है कि अब तक नाम जो है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का तय नहीं हो पाया है, संघ और बीजेपी के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसे में जब तक नया नाम तय नहीं हो जाता, जब तक चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंप दी गई है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौट रही हूं आपके पास पवन। इस बीच जरा सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी भी इस वक्त मौजूद हैं। जरा एक रिएक्शन रोहन जी से भी लेते हैं। रोहन जी, अध्यक्ष तो पार्टी लंबे वक्त से इंतजार में है, बीजेपी को मिलेगा लेकिन अभी तक मिल नहीं पाया है। तो नितिन नवीन का नाम जो सामने आया है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट माना जाए या फिर जैसे पहले भी हो चुका है कि साहब कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को बनाया गया जिस समय अमित शाह जी अध्यक्ष हुआ करते थे और बाद में फिर वही अध्यक्ष बने, यही इस बार फिर से होने जा रहा है? रोहन जी देखिए, पहले तो रोमाना जी, नितिन नवीन जी को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि एक युवा के नाते उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हर युवा के लिए गौरव की बात है। और बिहार चुनाव में उनसे काफ़ी क्लोजली काम किया, कर्मठ कार्यकर्ता है और मजबूती से कार्य करते हैं, तो उनको एक मौका मिला है, मेरी शुभकामनाएं। और बाकी आपने जैसे कहा कि भाजपा में जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से, यहाँ पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है कि किसी ने नाम तय कर लिया वो नाम आ गया या किसी ने बोल दिया रिमोट कंट्रोल से कोई अध्यक्ष बन गया, वैसा नहीं। लोकतांत्रिक तरीके से है और जो भी भाजपा के सारे मिलकर कार्यकर्ता, शीर्ष नेतृत्व सब लोग तय करेंगे वही हमारे अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन जी को मौका मिला है तो उनका भी नाम हो सकता है, पर भाजपा में मैं तो क्या कोई भी नेता इस बारे में ये नहीं बता सकता कि फाइनली क्या होगा, पर अभी के तौर पे एक युवा के नाते नितिन नवीन को मेरी आप भले कहें लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन आपके विरोधी तो ये कहते हैं ये बढ़िया लोकतंत्र है बीजेपी के अंदर कि चुनाव तक नहीं कराते ये अध्यक्ष के लिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे राज्यों के अध्यक्ष हो, एक नाम आता है, उसी का नाम सामने आता है, उसी पर सबको मोहर लगानी पड़ती है, कोई इंटरनल इलेक्शन नहीं होते। जी जी आइए। देखिए यही तो कांग्रेस की वोट चोरी है कि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि आला कमान फैसला करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहता है कि मैं तो अध्यक्ष किसी और की कृपा से बनाऊं, राजकीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि जो मैं तो रिमोट कंट्रोल से मेरा चयन होता है, और वहां पे चुनाव होता है पर चुनाव में पहले से ही पेपर लीक हो जाता है कि भाई जो है अध्यक्ष तो यही बनेंगे, चुनाव औपचारिकता के कारण होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसेंसस की भूमिका है रोमाना जी, किसी का विशेषाधिकार नहीं है कि एक पीढ़ी के बाद में ये बनेगा। जो अच्छा कार्य करता है, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसका विजन है, जो पार्टी को आगे 10 साल 20 साल लेके जा सकता है, उसकी दूरंदेशी जो होगी वो पैमाने पे यहाँ पे अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसीलिए किसी से विशेषाधिकार नहीं है और कोई सुपर अध्यक्ष नहीं है। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा वो सबसे सर्वोपरि होगा। नहीं, किसी का विशेषाधिकार नहीं है, कोई सुपर अध्यक्ष नहीं है। इस पर तो प्रियंका जी जवाब देने के लिए बिल्कुल इंतजार में है, लेकिन उससे पहले जरा एक रिएक्शन जल्दी से नवल जी से लेते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद है और उन्हीं से जानते हैं। अभी तो जीत कर आए हैं बांकीपुर से, अभी तो फिर से उनको मंत्री बनाया गया है और अब बीजेपी उनको केंद्रीय संगठन में लेकर जा रही है। तो ये एडवांटेज बीजेपी और डिसएडवांटेज नीतीश सरकार। नवल जी, ऐसा क्यों? अरे इसकी तो सराहना होनी चाहिए। नितिन नवीन जी युवा नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं। नितिन नवीन जी में असीम संभावनाएं हैं और अगर कोई पार्टी अपने किसी युवा चेहरे को प्रमोट कर रही है तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। यह बीजेपी
बीजेपी का युवाओं के प्रति और युवा जज्बे के प्रति यह बीजेपी की सोच का परिणाम है और इसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। और नितिन नवीन जी को मैंने बड़े करीब से देखा है। नितिन नवीन जी कभी पार्टी के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और मैंने उनकी काबिलियत को बड़े नजदीकी से देखा है। तो देखिए, काबिल लोग यदि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर काबिल लोग अगर ऊंचे पदों पर जाते हैं तो इससे काफी रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। तो मेरी ओर से नितिन नवीन जी को हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के कदमों से विपक्ष को सीख लेने की आवश्यकता है कि देश में ये लोग बार बार ईवीएम का रोना रोते हैं और चुनाव आयोग का रोना रोते हैं। देखिए, यही तो बीजेपी की कार्य प्रणाली है कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, अपने नए कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को बीजेपी जिनमें भी संभावना पहचानती है, जिनकी भी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त हो जाती है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है। तो बीजेपी की इस कार्यशैली से आपकी दोस्ती है सर। बीजेपी की तारीफ और बीजेपी की तारीफ करने के लिए तो खुद रोहन जी बैठे हुए हैं। हम तो चाह रहे थे आप थोड़ा सा बिहार की जनता और इतने काबिल व्यक्ति, इतने करीब से आपने उनके साथ काम किया और नीतीश सरकार अब छोड़कर वो जाएंगे दिल्ली, तो आप थोड़ा सा कहेंगे कि हाँ साहब हमें भी थोड़ी कमी खलेगी, लेकिन आप तो एकदम यहाँ पर बीजेपी पुराना खोलकर बैठ गए। कोई बात नहीं सर, मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। सीधे जरा लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद इस वक्त मौजूद हैं और जरा मेघा प्रसाद से ये जानते हैं कि मेघा इनसाइड स्टोरी क्या सामने निकल कर आ रही है। इंतजार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो रहा था, नाम सामने कार्यकारी अध्यक्ष का आ रहा है और उसमें भी जो अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग नाम रेस में चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग हटकर ये कार्यकारी अध्यक्ष वाला नाम। मेघा रोमाना, दो चार चीज साफ कर दूं मैं। अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, ये खबर एबीपी न्यूज पे सबसे पहले ब्रेक हुई है। ये मैं एक बात आपके लिए साफ कर दूं कि कार्यकारी अध्यक्ष का जो डेजिग्नेशन बताया जा रहा है पार्टी के तरफ से, आप मान के चलिए रोमाना, ये शायद आपको कोई फॉर्मली औपचारिक तरीके से कोई कंफर्म ना करे, लेकिन यही है जो है। नितिन नवीन जी अब अगले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। कार्यकारी लगा हुआ है उनके डेजिग्नेशन में, मगर यही संभालेंगे पार्टी। जितना मैं पार्टी को समझती हूँ और जितनी मेरी जानकारी है, यही अगले अध्यक्ष होंगे। अब इनको परमानेंट पोजीशन में टर्न कर दिया जाएगा या नहीं कर दिया जाएगा वो नहीं पता। कई बार कई अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक कार्यकारी ही नाम के अध्यक्ष के नाम पर ही रह गए हैं। तो आप समझिए कि नितिन नवीन ही अगले अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी कार्यकारी अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी अब इन्हीं के नाम। तो मेघा वो कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। फिलहाल बीजेपी में वही होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कैसे अमित शाह अध्यक्ष थे और फिर जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष ही बने थे पहले, और फिर बाद में पार्टी की कमान उनको दी गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष ही बने हैं और आप ये कह रही हैं कि मानकर चलिए कि अगले पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे, या कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही लंबे वक्त तक पार्टी की कमान नितिन नवीन के ही हाथ में अब रहेगी। मेघा जी बिल्कुल रोमाना, पूरी जानकारी के साथ कह रही हूँ, पूरी जानकारी के साथ कह रही हूँ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि नितिन नवीन ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे। ये कार्यकारी से आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो लोग देख रहे हैं और जिनका डायरेक्ट मतलब है पार्टी से, वो भी इस बात से कंफ्यूज ना हो कि शायद कोई और आ जाएगा और ये सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यही है अध्यक्ष, इनको ही चुना गया है। और समय भी देखिए रोमाना, इस बात की चर्चा पिछले 7 दिन से की जा रही थी कि बीजेपी को अभी अब आनन फानन में जल्दी से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये कितने तारे सितारे देखकर अपने डिसीजंस लेते हैं। खरमास का समय शुरू हो रहा है शायद 15 या 16 तारीख से और अगले महीने के 15-17 तारीख तक रहेगा, तो उस बीच में ये कोई डिसीजन नहीं लेते। इसलिए पिछले 7 दिन में ये बातें चल रही थी कि जैसे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो कि आज हो गई, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी अपने नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी या उसका नाम के अनाउंसमेंट कर देंगे। तो आप समझिए कि आज आपने देखा वो प्रोसीजर खत्म होते हुए कुछ घंटे पहले ही उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्टेट बीजेपी के प्रेसिडेंट, उनका नामांकन और सारी प्रोसेस हुई और कुछ घंटे में ही ये आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी बता दिया गया। तो अब ये बताइए कि चर्चा क्या चल रही है? नितिन नवीन के नाम पर ये जो मोहर लगी है, पक्ष में क्या गया? जो पिता उनके लंबे वक्त तक वो आरएसएस से जुड़े रहे, खुद नितिन नवीन का आरएसएस से जुड़ाव, ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर बना और नितिन नवीन बीजेपी में एक तरीके से जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहां पर पहुंचते हुए हम उन्हें देख रहे हैं। मेघा बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पर आप देखिए रोमाना, गलत नहीं होंगी अगर मैं कहूंगी कि दिस इज अ पार्टी ऑफ सरप्राइजेस। मतलब ऐसे ऐसे सरप्राइजेस होते हैं जिसका आप दूर दूर तक
आप गेस नहीं कर सकते हैं। तो पिछले 1 साल में जितने नामों की चर्चा हुई, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की हो या धर्मेंद्र प्रधान जी की हो या और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। तो बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे शुभकामनाएं देते हुए। नितिन नवीन को गौर करने वाली बात यह है कि नितिन नवीन बिहार से ही आते हैं। नितिन नवीन नीतीश सरकार में मंत्री पद संभाले हुए थे और अचानक से पार्टी जिसको इंतजार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का था, अचानक से नाम सामने आता है नितिन नवीन का, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। और जैसे कि हमारी सहयोगी मेघा बता रही है कि आप तय मानिए कि यही सबसे बड़ी पोजीशन पर बीजेपी में अब बने रहने वाले हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के शब्द को लेकर किसी तरीके का भ्रम जहन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। जेपी नड्डा को भी पहले बीजेपी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और फिर वो पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। अच्छा, हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। जरा जल्दी से कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जवाब भी देना चाह रही होंगी, क्योंकि जोरदार हमला रोहन गुप्ता जी की तरफ से किया गया था, ये कहते हुए कि साहब बीजेपी में कांग्रेस की तरह अध्यक्ष पद पर कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई हाईकमान की नहीं चलती है और अध्यक्ष इतना मजबूर भी नहीं होता है, जैसा कि वो कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं कि बार बार हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद कहना पड़े गांधी परिवार को। आइए प्रियंका। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ तो चुनाव होता है, उसमें वोटिंग भी होती है, पर भारतीय जनता पार्टी का मुझे तो आज तक कोई चुनाव दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घोषणा होती है। अब आप बताइए, इनके पास युवा चेहरा में कोई दलित नहीं था, कोई पिछड़ा नहीं था, कोई आदिवासी नहीं था, कोई महिला नहीं थी, इनको मिला भी तो एक कायस जाति मिली जुड़कर। चलिए ठीक है, बधाई देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जहां पर वोट चोरी की बात हो रही थी, आप इल्जाम लगा रही थी कांग्रेस पर, तो कांग्रेस ने तो वोट चोरी अगर की होती तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में नहीं बैठी होती। अगर वो सत्ता में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लोकतंत्र था और वहां चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जीत कर सरकार बनाती है। वोट चोरी सवाल तो मैंने नितिन नवीन को लेकर आपसे पूछा था, आपने कहा इन्हें कोई युवा नहीं मिला, कोई दलित नहीं मिला, कोई पिछड़ा नहीं मिला, कायस्थ मिला इनको, तो कायस्थ होने में क्या बुराई है? अब कोई कहे प्रियंका गुप्ता जी गुप्ता नहीं, युवा दलित नहीं मिला, युवा दलित नहीं मिला, दलित मिला, कायस्थ में क्या दिक्कत है? कायस्थ में क्या दिक्कत है? आप बताएं। नहीं दिक्कत है कायस्थ में? अरे तो सवाल तो पूछना बनता है। आपने कहा बात चल रही थी कि बहुत जो है युवा, कांग्रेस को सवर्णों से एलर्जी है? कोई एलर्जी नहीं है मैडम, कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या कोई योग्य नहीं है आपकी पार्टी में? आपने कहा कि बहुत योग्य है, बहुत जो है युवा है, तो मैंने ये पूछा कि योग्य तो दलित भी हो सकता है, योग्य तो महिला भी हो सकती है, युवा महिला भी होगी आपकी पार्टी में। पर खैर ठीक है कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो दर्शाया उन्होंने। इस प्राथमिकता से अगर उन्होंने डर क्यों लगता? रोहन गुप्ता जी से जवाब देते हैं। रोहन गुप्ता जी तो कुल मिलाकर वही पीडीए वाले फेर में फंसाती हुई विपक्ष आपको, और वो सवाल पूछ रहे हैं कि पीडीए से इनको कोई नहीं मिला अपना अध्यक्ष बनाने के लिए, सवर्ण जाति कास्ट से ले आइए। युवा क्या दलित में कोई युवा नहीं हो सकता था? पिछड़े में कोई युवा नहीं हो सकता था क्या? रोहन जी देखिए रोमाना जी, यही तो मानसिकता कांग्रेस को इस कगार पे लेके आई है कि हर फैसले में वो लोग जातिवाद ढूंढते हैं, हर फैसले में डिवाइड एंड रूल करना है। अरे संगठन की बात है, हर आदमी को मौका मिलता है, वो दलित हो, सवर्ण हो, ओबीसी हो, हर व्यक्ति का अधिकार है, उसको भी आप डिवाइड करके देख रही है। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे किसी का विशेषाधिकार नहीं है, और रोमान जी कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि ये अध्यक्ष बनेंगे, वो अध्यक्ष बनेंगे, और यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी वर्कर अध्यक्ष बन सकता है, कोई भी जो भी अच्छा काम करेगा उसका कोई किसी का विशेषाधिकार नहीं। यही फर्क। और सुन लेते क्या कह रहे हैं दिलीप जी। बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आप दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे, नीतीश सरकार में ये भी मंत्री हैं और तमाम वो बिहार के नेता हैं जो सामने आ रहे हैं, नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। अभी तक ये लोग सब नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में। और युवा चेहरा एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर
काम करने का काम नितिन नवीन। ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण, इसको बिहार बीजेपी के नेता बता रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब मौजूद हैं। और किदवई साहब, समाजवादी पार्टी में तो सोच भी नहीं सकते कि यादव परिवार के बाहर से भी कोई आए और पार्टी का अध्यक्ष बन पाए, और ये बीजेपी है। यहाँ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सामान्य कार्यकर्ता आएगा और अचानक से वो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा। यही फर्क है बीजेपी और अन्य पार्टियों में। फराज किदवई। हाँ रुमाना, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही आप बोल रही हैं, फर्क है। लेकिन रुमाना, लाइटर नोट पे मैं एक चीज बोलूंगा कि आपकी रिसर्च बहुत अच्छी नहीं है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नितिन जी का, नवीन जी का एक निकनेम है, वो जो उनका निकनेम है वो है नेपो बेबी। तो इनके पिताजी 4 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। मतलब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में वोट चोरी कर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की अधिकार चोरी भी कर रही है। क्यों नहीं मिला अगर कोई साधारण कार्यकर्ता क्यों नहीं मिला? क्या ये परिवारवाद की परिकाष्ठा नहीं है रुमाना जी? ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले परिवारवाद किया करते हैं, इनको क्या कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं मिला? और अभी बात कर रहे थे ना लोकतंत्र की, रुमाना जी, लोकतंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पर्ची तंत्र चलता है कि एक अमित शाह जी की तरफ से एक पर्ची आ जाती है मध्य प्रदेश में, जब चीफ मिनिस्टर बनना होता है उस पर्ची पर लिखा होता है श्रीमान मोहन यादव, तो मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, और इनके बड़े बड़े नेताओं को हवा नहीं लगती है। इनका लोकतंत्र नहीं, इनका पर्ची तंत्र है, परिवारवाद हावी है। हमारी बहन प्रियंका जी जो बोल रही थी पीडीए से इनको नफरत है, ये पीडीए समाज को देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन फराज साहब, अभी हम बात कर रहे थे, तो मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने कह दिया मेरी रिसर्च कमजोर है, मैं तो पहले ही बता रही थी, उनके पिता का नाम भी मैं बता रही थी। मैंने तो ये बताया बीजेपी नहीं, आरएसएस से लंबा जुड़ाव है, पिता का भी और पुत्र का भी। लेकिन आपने यहाँ पर जो नेपो किड की डेफिनेशन दी, मुझे लगता है वो नेपो किड उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासतौर से जो अखिलेश यादव के लिए निकनेम का इस्तेमाल होता है, शायद आप उससे कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ नितिन नवीन के पिता बीजेपी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, और नितिन नवीन जो है वो राजनीति में अभी कल नहीं आए हैं। नितिन नवीन पिछले 20 साल से राजनीति में है। नितिन नवीन पहली बार 2006 में उपचुनाव जीते, और उपचुनाव जीतने के साथ ही सुन लीजिए, उपचुनाव जीतने के साथ ही नितिन नवीन को मंत्री पद की मलाई नहीं दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि वो जीत कर आए और फौरन उनको मंत्री बना दिया गया, नहीं। नितिन नवीन 2006 में जीते पटना वेस्ट से। नितिन नवीन 2010 जब बांकीपुर सीट बनी है कटकर, तो नितिन नवीन 2010 में बांकीपुर जीते। नितिन नवीन 2015 में बांकीपुर जीते, 2020 में बांकीपुर जीते, और 20 में जब बांकीपुर जीते तब उनको नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, और फिर नितिन नवीन ने जीत का चौका भी लगाया इसी बांकीपुर सीट से। तो ये क्रेडेंशियल्स मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि एक कार्यकर्ता के तौर पर नितिन नवीन ने 2006 से जो एंट्री करके अपना एक ग्राफ दिखाया है ना राजनीतिक नक्शे पर, उसकी बदौलत आज नितिन नवीन अपने लिए मकाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ नितिन नवीन के साथ कि नितिन नवीन अचानक से ऑस्ट्रेलिया से आए हो और नितिन नवीन को फौरन समाजवादी पार्टी का टिकट पकड़ाकर चुनाव मैदान में उतार दिया गया हो। ऐसा नहीं हुआ ना फराज साहब, ऐसा नहीं हुआ कि आए ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर और फौरन बीजेपी ने टिकट देकर उतार दिया। जी आइए। रुमाना जी, आपने शायद आदरणीय अखिलेश यादव जी का संघर्ष देखा नहीं। 2012 से पहले जब वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे, उससे पहले उनके ऊपर प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? गली गली घर घर जाकर के रोड पर उन्होंने रोड शोज किए कि नहीं किए? संगठन को उन्होंने मजबूत किया कि नहीं किया? तो आदरणीय अखिलेश यादव के हमारे सीधे नेता जी ने जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष में आगे। लेकिन फैलाइए, लोकसभा से शुरुआत की थी ना? अरे लोकसभा चुनाव कब लगा था पहला, मुझे ये बता दीजिए आप। और उस लोकसभा चुनाव के लिए कितना साइकिल पर घूमे थे और कितना यूपी नापा था, ये बता दीजिए। मैं तो यही जानना चाह रही हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी समय से बेबी राजनीति कवर करती हूँ ना सर, पत्रकार हूँ मैं भी, थोड़ी बहुत मेरी भी सर याददाश्त है। जी आइए रुमाना जी, देखिए रुमाना जी, यही तो शिकायत हो जाती है। मैं कुछ कहना चाहूँगा। एक मिनट, फराज भाई अपनी बात पूरी करें। आप अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दे रही हैं।
जी जी, मैं रोमाना जी ये बोल रहा हूं, मैंने लाइटर नोट में कहा था कि आपकी रिसर्च इसलिए कमजोर है कि इनका एक निक नेम है नेपो बेबी है। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद की पराकाष्ठा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लोकतंत्र नहीं पर्ची तंत्र है। पर्ची पकड़ाई जाती है तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, पर्ची पकड़ाई जाती है तो इनके मुख्यमंत्री बनते हैं, पर्ची पकड़ाई जाती है आरएसएस से तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, और यहां तक के इनका जो कॉर्पोरेटर होता है वो भी पर्ची तंत्र से चुन करके आता है। लोकतंत्र बिल्कुल नहीं, इनका हिटलर शाही है, मैं एक नहीं 20 बार कहूंगा। और ये परिवारवाद की पराकाष्ठा है जो अभी आपने इनके राष्ट्रीय, मैं तो बोलता हूं कि रोहन गुप्ता जी क्यों नहीं बने। चलिए मैं तो उल्टा सवाल पूछता हूं, क्योंकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज फादर, क्योंकि क्या 4 बार इनके विधायक नहीं है इसलिए नहीं होगा? मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी की यह प्री रिक्विजिट हो जाएगी कि जिनके पिताजी 4 बार के विधायक होंगे वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, एक मामूली कार्यकर्ता नहीं बनेगा? क्यों? हमारे यहां प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के पिताजी क्या थे, आप जरा से पूछिएगा। हमारे यहां लालजी वर्मा जी के पिताजी क्या थे जो सांसद है, किसी से पूछिएगा। सबने संघर्षों से रोमाना जी, इसका मैं जवाब देना चाहूंगा। आप संघर्षों से कैसे आपकी पार्टी के नेता निकल कर आ रहे हैं ये बताते हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव एमनीजिया सामने आ जाता है ना सर। आप तो सीधा, एक सेकंड आ रही हूँ रोहन जी, आप ही के पास आऊंगी। बस फराज भाई को ये बता दूं कि आप सीधा 2012 की बात करते हैं और आप अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की बात करते हैं। आप भूल जाते हैं अखिलेश यादव ने तो 2000 में राजनीति में कदम रखा था ना, और सीधे विदेश से आए थे और उनको लोकसभा का टिकट थमा दिया गया था, और फिर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था और वो सांसद बनकर पहुंच गए थे संसद में। ठीक है ना? ठीक है, थमाया गया था। ठीक है, अब एक सेकंड सर, एक सेकंड। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे रोमाना जी, यही मैं बोल रहा हूं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे। पिता की मौजूदगी में कैसे बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष? पिता की मौजूदगी में ही बना देंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सीधे जरा रोहन गुप्ता का रुख करती हूँ, लेकिन रोहन जी यहाँ पर फराज को रोमाना जी, अरे सर अब आप यहाँ पर आएंगे बेकार की सर बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रुक जाइए, अब जरा रुकिए फराज भाई। आइए रोहन गुप्ता जी, लेकिन एक बात जो फराज किदवई ने की है, मुझे लगता है उस पर जवाब जरूर देना चाहिए रोहन जी। वाकई में ये पर्ची कल्चर तो है कि अचानक से वो पर्ची खुलती है और पर्ची से नाम आता है और तब पता चलता है, और बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता होता है कौन बनने जा रहा है। ये हम लगातार देखते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद विधायक अंदर जा रहे हैं, विधायक दल की बैठक नहीं है, विधायकों से नाम पूछो, कहते हैं नहीं वो अंदर तय होगा, पता चलेगा अंदर जाकर। अपने मन का कोई नाम तक नहीं बताते अब तो विधायक, ऐसा हाल हो गया है। जी रोहन जी। रोमाना जी, सबसे पहली चीज तो फराज भाई की हिम्मत की दाद देता हूं कि उनके पीछे बैकग्राउंड में ही नेपो किड के स्वामी बैठे हुए हैं और यहाँ पे नेपो किड की बात कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही बोला, आज किसी का विशेषाधिकार नहीं है। अब किसने देखा है अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को स्टेज से धक्का मारते हुए, उनका इंसल्ट करते हुए आज वो अध्यक्ष बन गए? उनका प्रमाण क्या था? वो मुलायम सिंह के पुत्र थे, तब उनको पीडीए याद नहीं आया, और अब पीडीए की बात कर रहे हैं। चुनाव बतौर चुनाव हार गए, पिता के नाम पे चुनाव लड़के सीएम बने, उसके बाद चुनाव हार गए, आज भी अध्यक्ष बने हुए हैं। क्यों? तब पीडीए आपको याद नहीं आता है? नेपोकेड की डेफिनेशन आप समझिए। नितिन नवीन जी ने ग्रास रूट पे 25 साल काम किया है एक कार्यकर्ता के नाते, तब जाके बने। और फराज भाई, मैं तो आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तो चाहता कि मुलायम सिंह के बाद आपको अध्यक्ष बनाना चाहिए था। आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव की आपके सामने कोई तुलना नहीं हो सकती है। आपने इतने साल काम किया है, मौका आपको आना चाहिए। और आपने मुझे कहा, बिल्कुल आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं भी 15 साल इसी तरीके से मेहनत करूंगा, और बिल्कुल कार्यकर्ता होने के नाते आज मैं गर्व महसूस करता हूं कि अगर नितिन नवीन जैसे कार्यकर्ता अध्यक्ष बन सकते हैं तो हमारे ऐसे कार्यकर्ता भी कल बन सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम मजदूरी करेंगे, काम करेंगे। आपकी तरह नहीं, इतना अच्छा बोलने के बाद भी आपको मौका नहीं दिया जाता है। और मेरा विरोध है, ज्यादा एक दूसरे के लिए शुभेच्छा रखते हैं, दोनों चाहते हैं एक दूसरे को अपनी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनते हुए। लेकिन हाँ फराज भाई, ये बात तो बिल्कुल सही रोहन गुप्ता ने की है। रोहन गुप्ता को लेकर हम में से मेरे ख्याल से कम ना चाहते हुए भी अगर आप एक छोटा सा सैंपल लेंगे, 50% लोग तो कह देंगे शायद बन जाएंगे रोहन गुप्ता। लेकिन फराज किदवई को लेकर तो 100% लोग ये कहेंगे कि समाजवादी पे फराज किदवई ये तो कभी अध्यक्ष नहीं बन सकते। मैं बता देता हूं, नहीं बन सकते ना, कभी भी कोई सोच ही नहीं सकता। रोहन गुप्ता को लेकर तो फिर भी और आप तो एक मुस्लिम नेता है, आपको तो बनना चाहिए। आइए फराज भाई, आइए। रोमाना जी, मैं बोलूं अब? हाँ जी, हाँ जी, आइए। देखिए, रोहन गुप्ता जी अच्छे आदमी हैं, रोहन गुप्ता जी अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। मैं इनके आदरणीय पिताजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूं, लेकिन अगर ये नेपो बेबी नहीं है तो मैं गारंटी दे रहा हूं
ये कभी नहीं बनेंगे, जीवन में नहीं बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से लेकर के अमित शाह तक, अमित शाह जी से लेकर के और जो आपने ये देखा अभी बिहार में नवीन जी तक, तो मेरी आपको शुभकामनाएं। रही बात आपने अभी की हमारे यहां एक मंच की, उसका भी जवाब ले लिए। देखिए ये डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, पर्ची तंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदेश अध्यक्ष भी चुनते हैं। हमारे यहाँ कुछ अगर विवाद होते भी हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से हम उनको सुलझाते हैं। आप यहाँ किसी की हिम्मत और हैसियत किसी नेता की हो कि मोदी जी को कुछ कहके बन ही नहीं पाया, और वो भी मुलायम परिवार से बाहर कभी अध्यक्ष पद किसी के हाथ लग नहीं पाया। कौन है मैडम? ये जबरदस्त श्यामलाल पाल जी कौन है? सही है सर, सही है सर, सही है। आपकी जो दलीलें हैं वो दर्शक देख रहा है और वो अपने आप फैसला करेगा, इसमें कहीं कोई शक व शुबा नहीं है। जल्दी से आइए, नवल जी का मैं रुख करूंगी और जरा नवल जी से जानते हैं। नवल जी, कोई सोच सकता था क्या कि नितिन नवीन जो है वो बन जाएंगे? मतलब पिता उनके ठीक है राजनीति में रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा बीजेपी केंद्रीय स्तर पर इतना बड़ा नाम तो नहीं था, और उनकी सोर्स की वजह से नितिन नवीन जो है आज वो इस कार्यकारी अध्यक्ष पद तक पहुंचे। ये जो विपक्ष की तरफ से परिवारवाद वाला हमला किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसमें कुछ दम है या बिल्कुल फुस? तो यह कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता परिवारवाद पर भाषण देता है तो इससे बड़ा मजाक दूसरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि सपा एक ऐसी पार्टी है जहां काबिलियत का मापदंड संघर्ष नहीं होता है बल्कि सरनेम होता है। ये बात करते हैं समाजवाद के और पार्टी चलाते हैं प्राइवेट लिमिटेड की तरह, इसलिए परिवारवाद पर इनका प्रवचन सुनना बड़ा हास्यास्पद लगता है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये कि नितिन नवीन जी की प्रशासकीय क्षमता को पूरे बिहार ने देखा है कि एक कुशल मंत्री के रूप में अपने कार्यों को नितिन नवीन जी ने कैसे अंजाम दिया। दूसरी बात है कि आज की सत्ताकामी राजनीति के दौर में अगर कोई पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाती है, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है, तो इससे सीख लेने की आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि क्या समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में इस तरह के उदाहरण कभी देखने को भी मिल सकते हैं आपको? तो नवल जी, मैं जरा सा आपके पास आ रही हूँ। हम जरा सीधे दर्शकों को पटना बीजेपी दफ्तर लेकर चलेंगे। वहां तो जश्न मनाया जा रहा है और किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी आर्यन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आर्यन, दिखाइए जरा ये जश्न वाली तस्वीरें। देखिए, निश्चित तौर पर बड़ा दिन है और जो जिस तरीके से ये खबर निकली कि अब नितिन नवीन उसके बाद की ये जो तमाम तस्वीरें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और प्रदेश कार्यालय के बाहर की ये जो तमाम तस्वीरें हैं। नितिन नवीन कहाँ है? क्या नितिन नवीन भी यहाँ पटना बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं क्या, या पहुंच रहे हैं क्या? ऐसी कोई जानकारी कार्यकर्ताओं को है क्या? आर्यन, बज रहा है, मुझे लगता नहीं आर्यन को मेरी आवाज मिल रही है। आर्यन को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। फिलहाल ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे। पटना बीजेपी दफ्तर, नया कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी को मिल गया है। नितिन नवीन के तौर पर नाम पर मोहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नितिन नवीन को बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बधाई दी है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिखा गया है, श्री नितिन नवीन जी हैज डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ एज अ हार्ड वर्किंग कार्यकर्ता। नितिन नवीन जी ने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है, एक मेहनती कार्यकर्ता के तौर पर। ही इज यंग एंड इंडस्ट्रियस लीडर। वो एक युवा और मेहनती नेता हैं विद रिच ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस, और उनके पास संगठन में काम करने का एक बढ़िया अनुभव है। He has an impressive record as MLA as well as minister in Bihar for multiple terms, और उनके पास बिहार में न सिर्फ विधायक बल्कि मंत्रालय संभालने का, मतलब मंत्री रहने का भी बिहार में अनुभव है कई बार का। He has diligently worked to fulfill people's aspirations. He is known for his humble nature and grounded style of working. Congratulations to him on becoming the BJP National Working President. बधाई हो नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश नितिन नवीन को।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।